हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं राकेश भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इट्स इमेजिनर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको ज्ञात है कि इंडियन पॉलिटी की मैं सीरीज़ चला रहा हूं यहाँ पे। इसमें क्लास 6 में आज हम बात करेंगे सिटीजनशिप के बारे में। क्लास 5 में मैंने सिटीजनशिप के बारे में पार्ट 1 में बात करी थी और आज यहाँ पे पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने जाना था कि किस तरह से भारतीय नागरिकता ले सकते हैं, क्या तरीके हैं, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या है, जो अमेंडमेंट 2019 में हुई है वो क्या है, ठीक है, और क्या क्या तरीके हैं भारतीय नागरिकता को लेने के, वो हमने बात करी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखिए, तभी इसको देखने का मतलब बनता है। वीडियो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टर्मिनेशन के बारे में। पहले वीडियो में हमने प्राप्त किस तरह से की जा सके नागरिकता, उसके बारे में बात करी थी। आज हम टर्मिनेशन के बारे में बात करेंगे। एनआरआई क्या होता है, ओआईसी क्या होता है, इस तरह से हम और भी चीज़ें बात यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। तो अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप एक्ट 1955 द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कैन बी लॉस्ट बाय फॉलोइंग 3 वेज। भारतीय नागरिकता 3 तरीकों से ख़त्म हो सकती है किसी भी नागरिक की, और वो तरीके क्या क्या हैं, कहाँ लिखे हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसमें नागरिकता किस तरह से ली जा सकती है इसके बारे में भी बताते हैं, और किस तरह से ख़त्म होगी ये भी डिस्कस किया हुआ है। तो वो कौन कौन से तरीके हैं हम देखेंगे। पहला तरीका है रिनंशिएशन, दूसरा तरीका है टर्मिनेशन, और तीसरा तरीका है डेप्रीवेशन। तो जो रिनंशिएशन है उसके बारे में हम सबसे पहले बात करें। रिनंशिएशन का अगर हम हिंदी अनुवाद करें तो फ्रेंड्स, रिनंशिएशन का मतलब होता है त्याग, कि स्वेच्छा से किसी चीज़ का त्याग करना। सो इट इज़ अ वॉलंटरी एक्ट बाय विच अ पर्सन आफ्टर एक्वायरिंग द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, क्या लोग कहते हैं कि आफ्टर एक्वायरिंग द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री गिव्स अप हिज इंडियन सिटीजनशिप, दिस प्रोविजन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। कि क्या कहते हैं कि किसी दूसरे देश की अगर नागरिकता कोई नागरिक ले लेता है तो उसकी जो इंडियन नागरिकता है वो अपने आप ही रिनंशिएशन हो जाती है, मतलब वो उसका त्याग कर सकता है, कह सकता है कि मुझे इंडियन सिटीजनशिप को त्याग करना है, रिनंशिएशन उसका करना है, ठीक है। तो इस के लिए कुछ प्रोविज़न हैं, कुछ कंडीशंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एकदम से आप बोलेंगे कि मेरे को त्याग करना है हो जाएगा, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन पूरी होनी चाहिए, ठीक है। वो क्या कंडीशन है हमारे उसका सब्जेक्ट मैटर नहीं है, सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि रिनंशिएशन क्या होता है और तरीके क्या हैं किसी भी सिटीजनशिप को त्याग करने के। क्योंकि हमने पीएचडी तो करनी नहीं है, हमें सिर्फ एक सिंपल एग्ज़ाम कोई भी जॉब लगने के लिए क्लियर करना है, तो हमें इतना मालूम होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करें टर्मिनेशन, दूसरा तरीका है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है कि ख़त्म करना, कि मतलब टर्मिनेट किया जा सकता है, मतलब उससे छीन ली जा सकती है, एक प्रकार से आप समझे कि छीनना, ठीक है। टर्मिनेट होना, खुद ही खत्म हो जाना, ठीक है। इट टेक्स प्लेस बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ व्हेन एन इंडियन सिटीजन voluntarily acquires the citizenship of another country he automatically ceases to be the an Indian citizen। कि मान लीजिए जो पहला तरीका था वो था रिनंशिएशन, जहाँ पे स्वेच्छा से बंदा त्याग देता है कि मेरे को अब इंडियन सिटीजनशिप नहीं रखनी है, इसको मैं त्याग रहा हूँ। लेकिन अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले रहे हो तो ऑटोमेटिक ही आपकी इंडिया की नागरिकता ख़त्म हो जाती है, इसका मतलब है टर्मिनेशन, खुद ही टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। अब तीसरा तरीका है आपका फ्रेंड्स डेप्रीवेशन। और डेप्रीवेशन क्या है? It is a compulsory termination of the citizenship of India obtained by registration और naturalization। कोई भी सिटीजनशिप जो आपको रजिस्ट्रेशन, मैंने बताए हैं 5 तरीके हैं सिटीजनशिप लेने के, उनमें से एक रजिस्ट्रेशन है और एक नेचुरलाइजेशन है। अगर कोई भी बंदा जो है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के तहत अपनी सिटीजनशिप एक्वायर करता है इंडिया की, और बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता चलता है कि जो उसने सिटीजनशिप ली थी, जो कंडीशंस थी, वो उसने फ्रॉड तरीके से पूरी की थी, या कोई कागजात गलत बताए थे, या जो एक टाइम पीरियड होता है नेचुरलाइजेशन का 10-12 साल का, वो उसने गलत तरीके से मतलब वो उसका सही नहीं था, ठीक है। इस तरह से अगर कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बाद में मिलती है तो मतलब उसको कंपलसरी तरीके से टर्मिनेट किया जा सकता है, गवर्नमेंट खुद ही आपकी नागरिकता को ख़त्म कर देगी, आप फिर इंडियन नागरिक नहीं रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे 3 तरीके जिससे आप इंडियन सिटीजनशिप को मतलब टर्मिनेट हो सकती है, जिसका त्याग हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये 3 तरीके समझ आए होंगे, रिनंशिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रीविएशन। सो फ्रेंड्स, ये था टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। आगे बात करें दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन।
ये क्या होते हैं? एन इंडियन सिटीजन हु स्टेड अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, कैरिंग ऑन बिजनेस और वोकेशन आउटसाइड इंडिया और स्टेड अब्रॉड अंडर circumstances indicating an intention for an uncertain duration of stay abroad is an NRI। देखिए मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ, NRI क्या होते हैं? कोई भी व्यक्ति जो एम्प्लॉयमेंट के लिए या किसी बिजनेस के लिए या किसी वोकेशन के लिए या किसी गवर्नमेंट के साथ जो टाइड है उसके लिए अगर अब्रॉड गया है और उसकी कोई भी इंटेंशन नहीं है, अनसर्टेन ड्यूरेशन के लिए वो वहाँ रहेगा, कोई भी फिक्स नहीं है कि कब आएगा, 1 साल में वापस आएगा, 2 साल में वापस आएगा, 3 साल में वापस आएगा, कभी भी वापस आ सकता है, ठीक है। तो वो NRI होगा, मतलब होगा इंडियन सिटीजन ही, लेकिन उसकी कोई इंटेंशन नहीं है कि वो विदेश में कब तक रहेगा, 4 सालों के लिए, 10 सालों के लिए, 15 साल हो सकता है, 50 सालों के लिए रहे, ठीक है। तो वो भारतीय नागरिक ही होगा, लेकिन कोई उसकी फिक्स इंटेंशन नहीं है कि इंडिया कब आएगा। और रीज़न क्या है बाहर रहने का? एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, कोई गवर्नमेंट का और वर्क हो सकता है, एटसेट्रा, ठीक है। और टाइप्स क्या होते हैं NRI के? हम टाइप्स ऑफ NRI देखें तो पहला टाइप है इंडियन सिटीजन हु स्टेड अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट। जैसे बताया कि एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई अगर बाहर रह रहा है, तो मान लो उसने कोई कंपनी विदेशों में खोली है, ठीक है, तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट के लिए रहेगा, तो उसका कोई फिक्स इंटेंशन नहीं होगी कब तब बिजनेस चलेगा, ठीक है, कब तक वो वापस भारत आएगा, तो वो एक NRI होगा, क्योंकि होगा तो वो भारतीय सिटीजन ही, ठीक है, पर वो रहता भारत में नहीं है, ठीक है। फिर आगे है पर्सन वर्किंग विद गवर्नमेंट लाइक UNO, IMF, वर्ल्ड बैंक। कोई भी पर्सन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे UNO है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, इसके मेंबर्स भी बनते रहते हैं, इसके चेयरमैन्स बनते रहते हैं, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे UNO है, IMF में कोई भी वर्किंग ऑफिशियल है, वहाँ वर्क कर रहा है, तो कोई फिक्स नहीं है कि वो 5 सालों में आएगा, 10 सालों में आएगा, 15 सालों में आएगा, कब तक वहाँ पे वर्क करेगा, ठीक है, तो वो भी एक NRI होगा। और तीसरा है ऑफिशियल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डेपुटेड अब्रॉड ऑन टेम्प्रोरी असाइनमेंट और पोस्टेड टू देयर ऑफिसेज इंक्लूडिंग इंडियन डिप्लोमेट मिशंस अब्रॉड। कोई भी व्यक्ति जो भारतीय गवर्नमेंट के साथ या स्टेट गवर्नमेंट के साथ टाइड अप है, जैसे आप एक IFS ऑफिसर देख लीजिए, ठीक है, हमारे राजदूत देख लीजिए, तो बाहर के देशों में रहते हैं, ठीक है, तो वो भी एक प्रकार के NRI हैं, ठीक है। हाँ, ओके, तो आप टाइप्स ऑफ NRI भी समझ गए होंगे। आगे बात करें PIO क्या होते हैं? ये टर्म्स में बहुत कंफ्यूज करती हैं और एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, PIO NRI, ठीक है, OCI में अंतर पूछे जाते हैं बहुत बार, ठीक है। तो PIO को देखने की बात की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। PIO का मतलब है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल का व्यक्ति। एन इंडिविजुअल नॉट बीइंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश और श्रीलंका और अफगानिस्तान और चाइना और ईरान और नेपाल और भूटान। कोई भी व्यक्ति जो मतलब पाकिस्तान का नहीं होना चाहिए, बांग्लादेश का भी नहीं होना चाहिए, श्रीलंका का भी नहीं होना चाहिए, अफगानिस्तान का, चाइना का, ईरान का और नेपाल का या भूटान का, इन देशों में नहीं होना चाहिए, इन देशों का नागरिक नहीं होना चाहिए। अगर इन देशों का नागरिक है तो वो OCI नहीं है, ठीक है। एक बार मैं फिर रिपीट करूँ, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, चाइना, ईरान, नेपाल और भूटान, इन देशों का नागरिक नहीं होना चाहिए। बाकी देशों का नागरिक हो तो क्या कंडीशन है उसके लिए? हु एट एनी टाइम हेल्ड एन इंडियन पासपोर्ट। अगर वो मतलब पास्ट में किसी भी टाइम अगर उसने कभी भी अगर उसने भारत का पासपोर्ट होल्ड किया, मतलब भारत का नागरिक रहा है, लेकिन बाद में उसने भारत की नागरिकता छोड़ दी है, तो वो भारतीय मूल का निवासी होगा, बट वो इन देशों में से नहीं होना चाहिए। अगर मान लो वो इन देशों में से है तो वो OCI नहीं होगा। दूसरी कंडीशन क्या है? हु और आइदर ऑफ हुज फादर और मदर और ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर was a citizen of India by virtue of the Constitution of India or the Citizenship Act of 1955, कि वो या उसकी पिता, उसकी माता, उसका दादा, उसकी दादी अगर कभी भी भारत के सिटीजन रहे हैं, किससे? भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर या सिटीजनशिप एक्ट 1955 के कभी भी पास्ट में अगर वो भारत के नागरिक रहे हों और अब लेकिन अब भारत के नागरिक नहीं हैं, तो दैट मीन्स वो भी हमारा क्या है? PIO है, ठीक है। मान लीजिए कोई एक बेटा है, ठीक है, उसके माता पिता पास्ट में, मान लीजिए उसका पिता पास्ट में भारत का नागरिक था, लेकिन बाद में उसने इंग्लैंड की नागरिकता ले ली। सपोज करो 1955 में वो भारत का नागरिक था, लेकिन बाद में उसने 1980 में वो इंग्लैंड चला गया और इंग्लैंड में उसने इंग्लैंड की नागरिकता ले ली, ठीक है। इंग्लैंड की नागरिकता ले ली, उसके बच्चे भी पैदा हुए, उन्होंने भी इंग्लैंड की नागरिकता ले ली, ठीक है। इंग्लैंड की नागरिकता लेने के बाद हालांकि उसके पिता जो हैं 1955 में भारत के नागरिक थे, तो अब वो एक OCI कहलाएगा, ठीक है, वो एक PIO कहलाएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाएगा, ठीक है।
आशा करता हूँ दोस्तों आपको PIO समझ आ गया होगा। अब हम बात करें OCI के बारे में। OCI क्या होता है? अ फॉरेन नेशनल who was eligible to become citizen of India on 26th Jan 1950 or was a citizen of India on or at any time after 26th Jan 1950 or belong to a territory that became part of India after 15 August 1947 and his her children and grandchildren provided his her country of citizenship allows dual citizenship in some form or other under the laws इज़ एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज OCI। कौन कौन OCI बनने के लिए एलिजिबल होंगे? पर्सन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कौन कौन बन सकता है? कोई भी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने के लिए एलिजिबल था लेकिन बना नहीं, और कोई भी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत का नागरिक रहा हो, या कोई भी व्यक्ति जो उस टेरिटरी से बिलोंग करता है जो टेरिटरी भारत ने 15 अगस्त 1947 के बाद ली है, वो व्यक्ति या उसके पोता पोतियाँ भारत का मतलब उसको जो है OCI का कार्ड मिल सकता है, वो OCI बन सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड कि उस देश की लॉज जो हैं, उस देश के जिस देश का वो नागरिक अभी है उस देश के लॉज जो हैं वो इस बात को मानते हों, मतलब डुअल सिटीजनशिप को मानते हों कि हाँ आप इस तरह का फ़ायदा दूसरे देश में उठा सकते हैं। अगर इस तरह से लॉज वहाँ पे हैं तो वो OCI बन सकता है। एक बार फिर बता दूँ, कोई भी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने के लिए एलिजिबल था, या जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक था या उसके बाद नागरिक था, या जो कोई भी व्यक्ति उस राज्य से हो जो राज्य भारत के बने 1947 के बाद, 15 अगस्त 1947 के बाद, वो भारत का मतलब वो OCI का कार्ड ले सकता है, या उसके पोता पोतियाँ भी ले सकते हैं OCI का कार्ड। पर उस देश का जो नागरिक है उस देश में इस तरह से प्रोविज़न हो कि आप OCI दूसरे देश में ले सकते हो। ठीक है, तो ये कंडीशन है, आप OCI समझ गए होंगे। आगे क्या है? माइनर चिल्ड्रन ऑफ सच पर्सन आर आल्सो एलिजिबल फॉर OCI। ऐसे व्यक्ति के जो बच्चे होंगे आगे को वो भी OCI का कार्ड ले सकते हैं। कंडीशन क्या है? पाकिस्तान और बांग्लादेश सिटीजन्स और हैड एवर बीन विल नॉट अलाउ फॉर OCI। कोई भी पाकिस्तान का या बांग्लादेश का नागरिक जो या कभी था, मतलब अब मान लीजिए कोई कभी बांग्लादेश का पाकिस्तान का नागरिक था ए व्यक्ति, ठीक है, लेकिन अब वो इंग्लैंड का है, तो ऐसा सोचे कि इंग्लैंड का वो नागरिक बन सकता है, सॉरी वो भारत का OCI का कार्ड ले सकता है, तो नहीं होगा, क्योंकि वो कभी पाकिस्तान का नागरिक रहा है, चाहे अभी है चाहे पास्ट में कभी रहा हो, तो वो OCI का कार्ड नहीं ले सकता पाकिस्तान और बांग्लादेश से। ठीक है, बेनिफिट्स क्या हैं OCI को? लाइफ लॉन्ग वीज़ा ऑफ इंडिया, उनको एक बार वीज़ा बनाना है, फिर वो कभी एक्सपायर नहीं होगा, जब चाहे इंडिया आ सकते हैं, जब चाहे इंडिया से जा सकते हैं। ठीक है, फ्री हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पशन फ्रॉम रिपोर्टिंग टू पुलिस अथॉरिटीज़ फॉर एनी लेंथ ऑफ स्टे इन इंडिया, वो किसी भी ड्यूरेशन के लिए इंडिया में रह सकते हैं, और इसके लिए कोई भी पुलिस स्टेशन में उनका केस नहीं हो सकता कि आप क्यों यहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, और तीसरा है कैन टेक सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ये सबसे बढ़िया है, सबसे ज़्यादा फायदा इसी चीज़ का है कि वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं अगर उनको 5 साल हो गए हैं OCI कार्ड होल्डर, मतलब 5 साल से OCI का कार्ड ले रहे हैं तो वो भारत के नागरिक बन सकते हैं। 5 साल का ड्यूरेशन थोड़ी सी होती है, ठीक है, तो वो भारत का नागरिक बन सकते हैं, पर प्रोविज़न एक ये है कि वो 1 साल से 5 सालों में से 1 साल कम से कम भारत में रहे हों। ठीक है, एक बार उन्होंने मान लीजिए OCI का कार्ड ले लिया, ठीक है, फिर 5 साल उनके OCI के कार्ड को हो गए तो वो भारत के नागरिक बन सकते हैं, बट प्रोविज़न है कि 5 सालों में से 1 साल एग्रीगेट जो है वो भारत में रहे हों। ठीक है, क्लियर है, तो वो OCI के नागरिक फिर वो भारत के नागरिक बन सकते हैं। बहुत ही इजी है इनको नागरिकता लेना। ठीक है, और ये अलाउ इनको क्या क्या नहीं होता, इनको वोटिंग अलाउ नहीं होती, और फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट, और ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट के लिए खड़े नहीं हो सकते, जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ठीक है, और भी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट हैं, राज्यपाल एटसेट्रा। ठीक है, मतलब जब वोट ही नहीं दे पाएंगे तो किसी इलेक्शन में भी खड़े नहीं हो पाएंगे। ओके, क्लियर है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, ये थे मैंने NRI, OCI, PIO और टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बताया। तो आपको कैसे लगी ये वीडियो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कोई आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन गलत है या मेरे से कुछ गलती हुई है तो कमेंट करके भी ज़रूर बताएं, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडियन पॉलिटी होने वाली है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।